नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में जब तक अखिलेश यादव बोलते रहे, सत्ता पक्ष से नियमों की किताब लेकर सत्यापित करने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने सुनाया और सत्ता पक्ष की तरफ से चुपचाप सुना गया, उससे लगता है कि आज सत्ता पक्ष के पास अखिलेश की बातों का जवाब नहीं था। वह अपनी आक्रामकता से अखिलेश यादव को उस तरह से नहीं घेर पा रहा था जिस तरह से राहुल गांधी को घेर रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव धर्म के टर्फ से अलग होकर उन मुद्दों पर बोल रहे थे जिसे नकारना बीजेपी के लिए आसान नहीं होता। राहुल गांधी के भाषण की एक एक पंक्ति में तथ्य खोजा जा रहा था और सत्यापित कराने की जिद पर बीजेपी अड़ी हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव के समय क्यों चुप नजर आई। उसी सदन में अखिलेश यादव सरकार की तमाम योजनाओं की पोल खोलते रहे, मगर सत्ता पक्ष ने तथ्यों को चुनौती नहीं दी। कम से कम कोई इतना तो कह देता कि अखिलेश यादव सदन को गुमराह ना करें। यूपी में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें केंद्र का भी पैसा है। मोदी जी केवल उद्घाटन करने नहीं जाते हैं, बल्कि यूपी के लिए पैसा भी भिजवाते हैं। और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में जयापुर, कुरुहुआ और सेवापुरी ब्लॉक को गोद लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिले में सांसद आदर्श ग्राम की संख्या 8 बताई गई है। कम से कम बीजेपी के सदस्यों को सदन में उठकर अखिलेश यादव की इस बात को चुनौती देनी चाहिए थी और अपना रिकॉर्ड सामने रख देना चाहिए था कि इन गांवों का बहुत ही कायाकल्प हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की हर दूसरी तीसरी बात पर नियम लेकर उठने वाले सांसद अखिलेश यादव की इन बातों पर नहीं उठ पाए, ना सत्यापित करने की मांग कर सके। अखिलेश यादव ने गंगा की सफाई को भी जुमला बताया और सत्ता पक्ष से किसी को गुस्सा नहीं आया। काशी को क्योटो बनाने का दावा किया गया था, जापान से समझौता भी हुआ, लेकिन आज तक काशी क्योटो नहीं बन सकी। काशी के कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा कि कैसे इस शहर ने अपनी विरासत को बचाया है। क्योटो का संरक्षण मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन क्या जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तब काशी की विरासत को बचाने के लिए क्योटो से कोई सीख ली गई? अखिलेश यादव पूरे चुनाव के दौरान बनारस को क्योटो ही कहते रहे, आज सदन में भी क्योटो ही कहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्योटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्योटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में
ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली। स्मार्ट सिटी तो 10 साल पुरानी योजना है। इस पर तो सत्ता पक्ष की तैयारी होनी चाहिए थी, या सत्ता पक्ष अखिलेश की बात को स्वीकार कर रहा था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषण के समय सत्ता पक्ष का रवैया काफी अलग अलग रहा। अखिलेश यादव ने गंगा सफाई अभियान की पोल खोली, लेकिन किसी ने उठकर नहीं कहा कि गंगा साफ हो गई, आप गंगा का अपमान नहीं कर सकते, आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आय कितनी कम है इस पर भी तो बात कीजिए। केंद्र की तरह अब यूपी में भी दावा शुरू हो गया है, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हर साल यूपी की जीडीपी को 35% की दर से बढ़ना होगा, जो मुमकिन नहीं है। हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी, तो जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बना लेंगे। देश की इकॉनमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज़ उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी से लेकर दिल्ली तक में हो रहे पेपर लीक पर भी सरकार को खूब घेरा, लेकिन तब भी सत्ता पक्ष से किसी ने उनसे नहीं कहा आप सत्यापित करें, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा ना करें। जब तक अखिलेश यादव बोलते रहे, सत्ता पक्ष उन्हें सुनता रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में शिक्षा परीक्षा माफिया पैदा हो गए हैं, तब भी सत्ता पक्ष से किसी ने नहीं कहा कि यह गलत है। योगी जी ने माफिया राज समाप्त कर दिया है, इसे सदन की कार्यवाही से हटा दीजिए। देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था
कहाँ दिया था, अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर कर के जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संवार सकती है।